यह कहानी एक साधारण दिखने वाले नीले प्लास्टिक के ड्रम से शुरू होती है। वही ड्रम जिसे आमतौर पर लोग घरों में पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस ड्रम की किस्मत कुछ और ही थी। एक दिन इसे एक घर से बाहर निकाला गया, फिर टेम्पो में लादकर कहीं ले जाया गया। सफर के अंत में यह ड्रम पहुंचा सरकारी मुर्दाघर। वहां पहुंचकर यह ड्रम रहस्यमय और भारी साबित हुआ। ना तो टूट रहा था, ना ही खुलने का नाम ले रहा था। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा, तो उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया। मशीनें मंगवाई गईं, ताकत झोंकी गई और आखिरकार सरकारी मुर्दाघर के कंपाउंड में इस ड्रम को काटा गया। जैसे ही धारदार ब्लेड ने इसे चीरना शुरू किया, सबकी सांसें थम गईं। ड्रम के अंदर से निकला ठोस जम चुका सीमेंट। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब उस सीमेंट को तोड़ा गया, तो जो सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। जैसे ही सीमेंट के टुकड़े तोड़े गए, वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी रह गईं। उस ठोस सीमेंट के भीतर से निकला 29 साल का एक नौजवान सौरभ। मगर वह एक साबुत इंसान नहीं था, बल्कि 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी खौफनाक साजिश थी जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखी गई थी। आपने सुना होगा, लाशों के टुकड़े कभी फ्रिज में मिलते हैं, कभी कुकर में मिलते हैं। मगर यह मामला कुछ अलग था। यह ड्रम मर्डर केस था। इस कहानी में 3 किरदार थे, एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी। पर सबसे अजीब मोड़ तब आया जब पता चला कि प्रेमी अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ था। मेरठ पुलिस के एसपी सिटी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई थ्रिलर कहानी सुना रहे हों। लेकिन यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। मेरठ का रहने वाला सौरभ राजपूत, जो खुद को मर्चेंट नेवी में बताता था, एक दिन मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से टकराया। पहली नजर में ही सौरभ मुस्कान पर दिल हार बैठा। मुस्कान ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जब मुस्कान ने सौरभ का प्रोफाइल देखा और उसकी जिंदगी के बारे में जाना, तो वह भी उसे चाहने लगी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी का फैसला कर लिया। मगर मुश्किल यह थी कि सौरभ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। पर इश्क जब जुनून बन जाए तो किसी की परवाह नहीं करता। 2016 में ही दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लिया। कुछ समय बाद सौरभ को लंदन लौटना पड़ा, क्योंकि वह वहीं पोस्टेड था, या कम से कम उसने यही बताया था। सालों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन सच ज्यादा वक्त तक छिप नहीं सकता। जब सौरभ वापस आया तो पता चला कि वह मर्चेंट नेवी में नहीं था, बल्कि लंदन में एक बेकरी में काम करता था। साल 2016 से 2019 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 3 साल बीत गए। सौरभ और मुस्कान की शादी को अब वक्त हो चुका था और इस दौरान उनकी एक बेटी भी हुई। सौरभ के घर वाले, जो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, बेटी के जन्म के बाद थोड़े नरम पड़ने लगे। हालांकि वह अब भी अपने परिवार से पूरी तरह कट चुका था और मेरठ में किराए के मकान में रह रहा था। वही मकान जहां से बाद में वह रहस्यमयी ड्रम बरामद हुआ। सौरभ का ज्यादातर वक्त विदेश में ही गुजरता। साल में करीब 9-10 महीने वह बाहर रहता और सिर्फ 2-3 महीने के लिए मेरठ लौटता था। 2019 में बेटी के जन्म के बाद 2021 में वह फिर विदेश चला गया। इसी बीच कोरोना महामारी आई, जिसकी वजह से उसका आना जाना प्रभावित हुआ। पर इस दौरान एक और चीज बदल रही थी, मुस्कान की जिंदगी। सौरभ की लगातार गैर मौजूदगी ने उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया था। मेरठ के किराए के घर में मुस्कान अकेली रहती थी। उसका पति सौरभ ज्यादातर विदेश में रहता और मुस्कान अपनी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसने उसे एक प्ले स्कूल में डाल दिया। हर रोज बेटी को स्कूल लाने ले जाने का काम मुस्कान खुद करती थी। इसी दौरान एक रोज उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के से हुई। साहिल इसी इलाके में रहता था और पहले सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत होती थी, पर धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास खुद मुस्कान को भी नहीं हुआ। मुस्कान की जिंदगी में अब साहिल की एंट्री हो चुकी थी। पति की लगातार गैर मौजूदगी ने उसके दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था और साहिल ने उसी खालीपन को भर दिया। अब दोनों खुलकर मिलने लगे। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता और दोनों घंटों साथ वक्त बिताते। कभी कभी देर रात तक रुकता और मुस्कान के अकेलेपन का फायदा उठाकर उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं। एक दिन मकान मालिक ने देखा कि घर के अंदर दोनों शराब पी रहे थे। यह नजारा उसे अजीब और संदिग्ध लगा।
मकान मालिक के मन में सवाल उठे, आखिर ये लड़का कौन है जो इतनी देर तक मुस्कान के घर में रहता है। साल 2021 में जब सौरभ अचानक लंदन से लौटा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है। मगर मकान मालिक ने उसकी आंखें खोल दी। मकान मालिक ने सौरभ को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी लड़का उसकी बीवी के घर आता जाता था। इतना ही नहीं, उसने खुद देखा था कि दोनों शराब भी पी रहे थे। सौरभ के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने सीधे मुस्कान का मोबाइल उठाया और उसके चैट्स पढ़े। साहिल के साथ उसकी बातचीत और इमोशनल बातचीत ने सब कुछ साफ कर दिया। यह कोई साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता था। गुस्से से भरा सौरभ मुस्कान से जवाब मांगता है। पहले मुस्कान टालती रही, मगर जब सौरभ ने उसे सबूत दिखाए तो बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा रोज रोज का किस्सा बन गया। सौरभ ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर मुस्कान अपने फैसले पर अड़ी रही। यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई। सौरभ ने साहिल और मुस्कान के रिश्ते से तंग आकर तलाक का फैसला कर लिया। इसी सब के बीच समय बीता गया और 2023 आ गया। सौरभ ने फैसला किया कि अब वह लंदन वापस जाएगा और इस बार लंबे समय तक वहीं रहेगा। इस बार वह पूरे 2 साल के लिए चला गया। इधर साहिल और मुस्कान का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। वे अब पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका अतीत अब भी उसके साथ था। वह अंधविश्वास से घिरा हुआ इंसान था। उसका घर भी किसी साधारण घर जैसा नहीं था। वहाँ ऐसी चीजें थीं जो तंत्र मंत्र और रहस्यमय विश्वासों की ओर इशारा करती थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि साहिल ने अपनी माँ के नाम पर एक अकाउंट बना रखा था। वह स्नैपचैट पर अपनी माँ से बात करता, माँ आज मैंने ये किया, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। वह मानता था कि उसकी माँ उसे जवाब देती है, उसे देख रही है और उससे जुड़ी हुई है। अगर आपने अल्लू अर्जुन की मशहूर फिल्म डीजे देखी है तो आप समझ सकते हैं कि वह उसी कैरेक्टर की तरह था जो अपनी मृत माँ से बात करता था। साहिल को लगता था कि उसकी माँ अब भी उसके आसपास है और वह उसे गाइड कर रही है। धीरे धीरे जब मुस्कान और साहिल का रिश्ता गहरा हुआ तो यह राज मुस्कान के सामने खुला। पहले तो मुस्कान को यह सब अजीब लगा, लेकिन वह साहिल को पसंद भी करती थी। मुस्कान ने एक शरारत भरी चाल चली, एक ऐसा खेल जिसमें भावनाएं भी थीं और थोड़ा छल भी था। उसने अपने भाई के नाम से एक नया सिम कार्ड लिया और उस नंबर से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। लेकिन यह कोई साधारण अकाउंट नहीं था, यह उस शख्स के लिए एक जाल था जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी, साहिल की दुनिया में उसकी माँ का बहुत बड़ा स्थान था। वह उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता था, उन पर आंख मूंदकर भरोसा करता था और मुस्कान को यही बात अपने पक्ष में खेलनी थी। उसने अपने बनाए फेक अकाउंट से साहिल को मैसेज करने शुरू किए, ऐसे जैसे उसकी माँ ही उससे बातें कर रही हो। बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगी। कभी उसे धोखा मत देना, कभी उसे मत छोड़ना। साहिल इन संदेशों को पढ़कर भीतर तक हिल गया। वह एक अंधविश्वासी लड़का था जिसे लगा कि सच में उसकी माँ ही दूसरी दुनिया से उसे मुस्कान के बारे में समझाने आई है। अब तक जो प्यार एक हल्की लौ की तरह जल रहा था, वह इन शब्दों के बाद धधकती आग बन गया। उसे लगने लगा कि अगर उसकी माँ खुद मुस्कान को उसके लिए सही मान रही है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। वह अब मुस्कान को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगा। उसकी मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। अब उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मुस्कान सिर्फ मेरी होगी, किसी और की नहीं। सौरभ से शादी के बावजूद मुस्कान और साहिल के बीच बढ़ती नजदीकियों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सौरभ लंदन जा चुका था और इधर स्नैपचैट पर चैटिंग से साहिल और मुस्कान और करीब आते गए। हर बीतते दिन के साथ साहिल के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे यह गवारा नहीं था कि मुस्कान किसी और के साथ रहे। उसने एक दिन सीधे कह दिया, तुम सौरभ को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। मुस्कान की आंखों में उलझन थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, डिवोर्स देने से कुछ नहीं बदलेगा, वो फिर भी आसपास रहेगा जैसे एक परछाई। साहिल की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी खतरनाक तूफान से पहले का सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कान की ओर झुककर फुसफुसाया, तो एक ही रास्ता बचा है, सौरभ का वध कर दो। मुस्कान की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर साहिल की ओर देखा।
यह शब्द उसने पहले भी सुना था, वह ठीक वैसे ही जैसे डीजे फिल्म में कहा गया था। मुस्कान के दिल में कभी जो सौरभ के लिए जगह थी, वो अब साहिल के लिए धड़कने लगी थी। सौरभ से पीछा छुड़ाने की चाहत अब एक जुनून में बदल रही थी। साहिल की मीठी मीठी बातें, उसके वादे और मोहब्बत के इरादे मुस्कान को एक नए खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे थे। अगर सौरभ ही नहीं रहेगा तो हमारी राह में कोई अड़चन भी नहीं रहेगी। साहिल के लफ्जों ने जैसे मुस्कान के दिल में आग लगा दिया। अब फैसला हो चुका था, सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना है। लेकिन कत्ल आसान नहीं था। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, ये सब सोचने के लिए दोनों ने घंटों गूगल पर सर्च किया। जहर, हादसा, बंदूक, चाकू, उन्होंने हर मुमकिन तरीका खोजा। लेकिन फिर उन्हें सबसे सही तरीका लगा, बेहोशी की दवा। अगर उसे बेहोश कर दें तो फिर चाकू से आसानी से मार सकते हैं, मुस्कान ने कहा। उसकी आंखों में अब प्यार से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन कौन सी दवा असरदार होगी? साहिल ने फोन उठाया और गूगल पर टाइप करने लगा, सबसे तेज बेहोशी की दवा। स्क्रीन पर कई नाम उभर आए, लेकिन कौन सी सही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। दोनों ने कई वेबसाइट्स खंगाली, फार्मेसी के नंबर सेव किए और धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार होने लगे। साहिल और मुस्कान ने अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली थी। जब यह तय हुआ कि वार करना है तो हथियार भी सही होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान से कहा, जाओ दुकान से 2 बड़े चाकू ले आओ। मुस्कान ने चेहरे पर ठहराव लाकर दुकान की ओर कदम बढ़ाए। दुकान के काउंटर पर पहुंचते ही उसने 2 बड़े चमचमाते चाकू उठाए। दुकानदार ने संदेह से पूछा, इतने बड़े चाकू किस लिए चाहिए? मुस्कान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। 800 रुपया देकर वह चाकू लेकर लौट आई। अब अगला कदम था, शक की कोई गुंजाइश न छोड़ना। मुस्कान ने बहाना बनाया कि उसे एंजाइटी की परेशानी हो रही है और पास के डॉक्टर से दवा भी ले ली, ताकि अगर कोई पूछताछ हो तो वह मानसिक अस्थिरता का बहाना बना सके। लेकिन एक और सवाल खड़ा था, लाश का क्या किया जाए? दोनों ने सोचा कि इसे किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। वैसे भी सौरभ के घर वाले उससे नाराज थे और उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। कोई पूछेगा भी नहीं कि वह लंदन में है या कहीं और। अगर कोई खबर ना ले तो गुमशुदगी की भनक तक ना लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश को कैसे दफनाया जाए? कितनी गहराई होनी चाहिए? सही तरीका क्या होता है? लेकिन यह कोई आम चर्चा तो हो नहीं सकती थी। अगर किसी से सीधे पूछते तो शक हो जाता, पकड़े जाने का खतरा था। तो अब क्या किया जाए? फिर दिमाग में एक तरकीब आई। पूजा सामग्री के बहाने पूछते हैं। कई जगहों पर जहां गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां नहीं होती, लोग पूजा की सामग्री को अपमान से बचाने के लिए जमीन में गाड़ देते हैं। बस इसी बहाने से दोस्तों से सवाल करने शुरू कर दिए, पूजा सामग्री को जमीन में दफनाने का सही तरीका क्या है? कोई बोला, बस एक गड्ढा खोदो और डाल दो, पर यह जवाब उनके लिए काफी नहीं था। नहीं, अगर ज्यादा गहराई में डालना हो तो क्या करना चाहिए? अब दोस्तों को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। इतनी गहराई में डालने की क्या जरूरत है? फिर एक हल्की हंसी के साथ उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा वैसे लाश को दफनाने का सही तरीका क्या होता है? दोस्तों ने तुरंत भाप लिया। उन्होंने झट से कहा, तू पागल है क्या, इस तरह की बातें कर रहा है? अब उसे डर लगने लगा, कहीं दोस्त खुलासा ना कर दे। लाश को दफनाने का प्लान तुरंत ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब एक नया खौफनाक आइडिया दिमाग में आया, क्यों ना एक ड्रम खरीदा जाए, लाश के टुकड़े उसमें डाल देंगे, फिर सीमेंट का घोल भर देंगे। ड्रम हमेशा के लिए सील हो जाएगा, किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब फैसला हो चुका था, सब कुछ प्लान के मुताबिक होना था और इसी के साथ चाकू खरीद लिए गए। अब सौरभ का इंतजार था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। तमाम लड़ाइयों और दूरियों के बावजूद सौरभ अब भी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। अपनी बीवी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए वो लंदन से मेरठ लौटने का फैसला कर चुका था। उसने मुस्कान को बताया, मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूं, 25 को हम तुम्हारा जन्मदिन साथ मनाएंगे। मुस्कान ने ये बात साहिल को बताई, सौरभ 24 फरवरी को आ रहा है। मुस्कान और साहिल ने फैसला कर लिया था, सौरभ को खत्म करना ही होगा, और वो भी उसी दिन जब मुस्कान अपना जन्मदिन मना रही होगी। योजना सटीक और बेरहमी से भरी थी। शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है, उसे पिलाना है, और जब वह चेतना खो देगा तब चाकू से मारकर उसे मौत के घाट उतार देना है। रात होते ही जश्न का माहौल अपने चरम पर था।
शराब के जाम छलक रहे थे, हंसी ठहाकों की आवाजें माहौल में गूंज रही थीं। लेकिन इस सब के बीच मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही सौरभ के लिए शराब का गिलास भरा गया, उसमें बड़ी चालाकी से बेहोशी की दवा मिला दी गई। सब कुछ योजना के मुताबिक था, लेकिन अगले ही पल सौरभ की एक बात ने पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। नहीं, आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुस्कान के चेहरे की रंगत उड़ गई। जिस जहर से उसे खत्म करना था, उसे वही जहर अब नहीं पिलाया जा सकता था। जबरदस्ती पिलाना नामुमकिन था। महफिल में और भी लोग मौजूद थे। उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई। फिलहाल सौरभ बच गया। सौरभ की पहली बार मौत से बचने के बाद मुस्कान और साहिल फिर मिले। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्हें एक नई तारीख तय करनी थी और उन्होंने चुनी 3 मार्च। 3 मार्च क्यों? क्योंकि उस दिन सौरभ और मुस्कान की बेटी की 2nd क्लास के एग्जाम का आखिरी दिन था। मुस्कान ने योजना बनाई कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी, वह अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ देगी, ताकि घर में सिर्फ वो और सौरभ ही रहें। कोई तीसरा गवाह ना हो। जैसा तय हुआ था, 3 मार्च को बेटी को नानी के घर भेज दिया गया। अब घर में सिर्फ मुस्कान और सौरभ थे। साहिल ने एक नया आइडिया दिया और इस बार मुस्कान उसे हर हाल में अंजाम देना चाहती थी। रात आई और इस बार जाल और भी खतरनाक था। अगर सौरभ ने फिर शराब पीने से इनकार कर दिया तो? इस बार मुस्कान ने चालाकी से एक नया खेल खेला। उसने सौरभ का सबसे पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया। सौरभ को कोफ्ते बेहद पसंद थे और मुस्कान जानती थी कि ये उसकी कमजोरी है। मुस्कान ने बेहद चालाकी से सौरभ की पसंदीदा कोफ्ता करी में बेहोशी की दवा मिला दी। रात 9:30 बजे जब सौरभ ने खाना खाया तो उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसकी पलकें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो गहरी नींद में डूबता चला गया, बेहोशी की उस काली गहराई में जहां से वापसी नहीं थी। अब घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। मुस्कान ने तेजी से साहिल को फोन किया। वो बेहोश हो गया है, अब आ जा। कुछ ही देर में साहिल घर पहुंच गया। कमरे में अब 3 ही चीजें थीं, मुस्कान, साहिल और मौत। दोनों ने धीरे धीरे चाकू निकाले। साजिश के तहत मौत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आया। साहिल रुका और मुस्कान से कहा, पहला वार तुम करोगी। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुस्कान ने घबराते हुए कहा। लेकिन साहिल पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अंधविश्वास और जुनून था। ये तुम्हारा फर्ज है, अपने पति का वध तुम्हें ही करना होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुस्कान के हाथ में खंजर था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी साहिल ने अचानक मुस्कान के हाथ पर जोर से धक्का मारा। खंजर तेजी से नीचे आया और सौरभ के सीने के अंदर उतर गया। एक घुटी हुई चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खामोश हो गया। सौरभ की सांसें थम गईं। मौत के बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ। उसने अपनी प्रेमिका मुस्कान के पति की लाश को टुकड़ों में बांटने का फैसला कर लिया था। पहले उसने दोनों हथेलियों को बेरहमी से काट दिया, फिर गर्दन पर चाकू की धार रखी और एक ही झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया। खून से भीगे उसके हाथों में अब एक बैग था, एक बैग जिसमें सिर और हथेलियां थीं और दूसरा जिसमें धड़ था। धड़ को उसने मुस्कान के ही बेड़ के नीचे छिपा दिया, जैसे कोई खौफनाक राज जो अंधेरे में सांस ले रहा हो। सिर और हथेलियों वाले बैग को उठाकर साहिल रात के 3 बजे अपने घर चला गया, जो बस पड़ोस में ही था। इधर मुस्कान अकेली थी, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर जिसके नीचे एक भयानक सच दफन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उसकी ओर घूर रही हों। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और साहिल को कॉल किया। साहिल, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, तो मेरे घर आ जाओ। मुस्कान जल्दी से बाहर निकली और रात के अंधेरे में साहिल के घर पहुंच गई और दोनों सो गए। सूरज की पहली किरण के साथ एक नई सुबह होती है। साहिल उसी बैग के साथ लौटता है जिसे लेकर वह रात गए निकला था। उसके चेहरे पर अजीब सा ठहराव है। मुस्कान उसकी ओर देखते हुए सवाल करने ही वाली होती है कि वह पहले ही बोल पड़ता है, तुम मार्केट जाओ और एक बोरी सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान बिना कुछ पूछे मार्केट चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक बोरी सीमेंट लेकर लौटती है। साहिल बोरी को देखते ही कहता है, एक बोरी से कुछ नहीं होगा और लाओ। मुस्कान फिर से जाती है
और एक और बोरी सीमेंट लेकर आती है। इस बार साहिल उसे अंदर ले जाने का इशारा करता है। घर में पहले से ही एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था। साहिल और मुस्कान मिलकर उसे धीरे से लेटाते हैं। लाश के टुकड़े ड्रम में डाल दिए जाते हैं। एक एक कर सीमेंट की बोरियां पलट दी जाती हैं। फिर उसमें पानी डाला जाता है जब तक कि पूरा ड्रम भर नहीं जाता। अंत में ढक्कन को मजबूती से बंद कर दिया जाता है। अब लाश का कोई निशान बाहर से नजर नहीं आता। लेकिन यह सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद दोनों पूरे घर की सफाई में लग जाते हैं। हर जगह से खून और सबूतों के निशान मिटाने के लिए 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर किया जाता है। एक एक कोना चमकाया जाता है ताकि कोई भी शक की गुंजाइश ना बचे। पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। लाश ड्रम में दफन हो चुकी थी। अब अगले कदम की बारी थी, जो पहले से ही तय था। 4 मार्च की शाम ढल चुकी थी। मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक की और सफर के लिए तैयार हो गए। उनकी मंजिल थी शिमला। लेकिन यह सिर्फ एक सैर नहीं थी, यह एक सोची समझी चाल थी। मुस्कान को मालूम था कि सौरभ के परिवार को पता था कि वह लंदन से आया है। यही जानकारी अब उनके प्लान का अहम हिस्सा बनने वाली थी। कैब में बैठते ही मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल को निकाला, जिस मोबाइल का मालिक अब इस दुनिया में नहीं था। उसने जल्दी से सौरभ के भाई और बहन को मैसेज किया, मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं। वहां से मनाली और फिर कसौल जाने का प्लान है। उधर से तुरंत जवाब भी आने लगे, सही किया, वैसे भी 2 साल बाद आए हो, थोड़ा घूम फिर लो, खूब मजे करो। सौरभ की फैमिली को अब भी यही लग रहा था कि वह जिंदा है, खुश है, सफर कर रहा है। अब ये दोनों वहां से चले जाते हैं। शिमला की ठंडी वादियों में कदम रखते ही जैसे एक नया अध्याय खुल गया। वहां की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के बाद दोनों मनाली पहुंचे, फिर कसौल की ओर रुख किया। पहाड़ों की ठंडी हवा में घुली आजादी का एहसास उन्हें और आगे खींचे लिए जा रहा था। इसी बीच होली आ गई। घर से सवाल उठे, होली में आ रहे हो? लेकिन जवाब पहले से तय था, नहीं, हम यहाँ घूम रहे हैं, होली में नहीं आ पाएंगे। यह जवाब सुनकर सबको अजीब लगा। आखिर 2 साल बाद ही तो वह देश लौटा था, फिर होली क्यों मिस कर रहा था? लेकिन सवाल पूछने वाला कोई सीधा जवाब नहीं पा सका। फोन उठाना जोखिम भरा था, आवाज पहचान ली जाती, इसलिए बातचीत सिर्फ मैसेज तक सीमित रही। हर संदेश सौरभ के मोबाइल से भेजा जा रहा था। मुस्कान खुद को छिपाए रखना चाहती थी, लेकिन हर बार एक नया जवाब देते हुए वह यह जताने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक है। 14 दिन बीत चुके थे, 18 मार्च की तारीख आ गई। सफर जारी था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, पैसों की कमी। जब मुस्कान घर से निकली थी तो उसके पास कुल 84,000 रुपए थे। साहिल के पास भी कुछ रकम थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अब क्या करें? मुस्कान को याद आया कि सौरभ के अकाउंट में पूरे 6 लाख रुपए थे। मगर मुश्किल यह थी कि वह सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका नहीं जानती थी। कैसे निकाले, यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। अंततः 18 मार्च को उसने अपनी माँ को फोन किया। आवाज में उलझन थी, लेकिन खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। माँ, एक बात बताओ, सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालूं? फोन के दूसरी तरफ चौंकने वाली खामोशी थी। फिर माँ की आवाज आई, जब सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम दोनों साथ घूम रहे हो, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? सौरभ से ही मांग लो, उसी से पूछ लो कि पैसे कैसे निकालने हैं। तब मुस्कान के मुंह से अचानक निकल गया, सौरभ तो है नहीं, वो तो मर चुका है। माँ घबरा गई। यह सच तो वह छुपा भी सकती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। होली पर भी सौरभ नहीं आया था और अब मुस्कान भी 14 दिनों से घर से गायब थी। इसके अलावा उसे पहले से ही बेटी के पिछले रिश्ते और तलाक की उलझनों की जानकारी थी। संदेह के बादल गहराने लगे और माँ बाप सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जाकर बताया, मेरी बेटी ने ये बातें कही हैं और वह इतने दिनों से घर पर भी नहीं है। इसी दौरान मुस्कान 18 मार्च को साहिल के साथ घर लौटी, लेकिन यह इत्तेफाक ही था कि उसी वक्त पुलिस भी उनके घर पहुँच गई। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो उनकी नजर एक भारी भरकम ड्रम पर पड़ी। ड्रम इतना भारी था कि पुलिस को शक हुआ। तभी यह सारी बातें सुनकर सौरभ का भाई भी वहां पहुंच चुका था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल से कड़ी पूछताछ शुरू कर दिया, लेकिन दोनों सवालों को टालते रहे, जवाब देने से बचते रहे।
इस बीच ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वह इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने में सफलता नहीं मिली। हालात गंभीर होते देख पुलिस ने एक ऑटो बुलवाया, ड्रम को उसमें रखा और उसे मुर्दाघर ले जाया गया, ताकि पहले उसे सुरक्षित तरीके से खोला जा सके और पूरी सच्चाई सामने आ सके। मुर्दाघर में एक मैकेनिक को बुलाया गया, जिसने बड़ी मेहनत से ड्रम को काटा, लेकिन अंदर मौजूद चीजें सिर्फ मेटल की नहीं थी। वहाँ पत्थर और सीमेंट का घोल भी मिला, जो पूरी तरह से सख्त हो चुका था। मजबूरन पुलिस को उन पत्थरों को भी तोड़ना पड़ा। जैसे जैसे ड्रम खुलता गया, दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आती गई। 2 कटी हुई हथेलियां, एक सिर, एक धड़, 2 कटे हुए पैर, हर टुकड़ा चीख चीख कर एक भयानक अपराध की गवाही दे रहा था। अब मुस्कान और साहिल के पास छिपाने को कुछ नहीं बचा था। सारे सबूत सामने थे। आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने पुलिस के सामने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसने यह सब मुस्कान के लिए किया, क्योंकि वह उसे बेइंतहा चाहता था। लेकिन इस कहानी में एक डरावनी, अंधविश्वास से भरी परत भी थी। साहिल की मानसिक दुनिया हकीकत से कहीं दूर किसी और ही भ्रम में जी रही थी। वह मानता था कि उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उससे बात करती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुस्कान ही उसे अपनी माँ के नाम से चैट करके भड़का रही थी। कैसे हुआ दिमागी खेल? मुस्कान उसकी माँ बनकर चैट करती थी और उसे यह विश्वास दिलाती थी कि ये लड़की मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी। साहिल अंधविश्वास की दलदल में फंसता गया और उसे लगने लगा कि यही उसकी जिंदगी है। उसे हर हाल में मुस्कान से ही शादी करनी है। इसी जुनून में उसने खुद से सवाल किया, वध करोगे? और जवाब भी खुद ही दे दिया, हाँ करूँगा। 2 हथेलियां क्यों काटी गई? साहिल का मानना था कि हथेलियों की लकीरें ही किस्मत तय करती हैं। अगर लकीरें ही नहीं रहेंगी तो भविष्य भी बदल जाएगा। उसने सोचा कि अगर पत्नी को मारा जाए तो उसकी शादी की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। हथेलियां काटने का मतलब था कि कोई पाप भविष्य में उसे सता नहीं पाएगा। यह कहानी अपने आप में रहस्य, जुनून और एक खतरनाक मोड़ से भरी हुई है। मुस्कान और साहिल ने एक ऐसा अपराध किया जो समझ से परे था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया, लेकिन उनकी वजह चौंकाने वाली थी। तुम्हारा पति तो तुम्हें तलाक देना चाहता था, तुम आसानी से उससे अलग होकर साहिल से शादी कर सकती थी, फिर कत्ल क्यों किया? मुस्कान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती थी और न कभी करती। वह सिर्फ एक साथी था जिसके साथ मैं अच्छा वक्त बिता रही थी। जब साहिल से पूछा गया कि उसने सौरभ को क्यों मारा तो उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। अगर सौरभ जिंदा रहता तो मुस्कान की जिंदगी नर्क बन जाती। वह उसके साथ रहता और उसे तंग करता। लेकिन शायद साहिल को इस सच्चाई का अंदाजा तक नहीं था कि जिस मुस्कान के लिए उसने सौरभ का खून किया, वह उससे कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। अब सोचिए, अगर यह भयानक सच समय पर सामने न आता, अगर गम में छिपी हुई सच्चाई बाहर न आती, कुछ और दिन बीत जाते और फिर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव डालता, तो क्या यह कहानी एक नए अध्याय में नहीं बदल जाती? पहली शादी एक लव मैरिज। मुस्कान और सौरभ ने एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया। लेकिन लव मैरिज के बाद भी मुस्कान के दिल में फिर से प्यार ने दस्तक दी, इस बार साहिल के लिए। मगर यह कहानी वहीं नहीं रुकी। मुस्कान ने साहिल से प्यार तो किया, लेकिन उससे शादी करने का इरादा नहीं था। और जब यह सच्चाई साहिल के सामने आती तो क्या होता? अगर यह कत्ल छुपा रहता, अगर यह राज दफन रह जाता, तो शायद कहानी का पार्ट 3 भी सामने आता। लेकिन उससे पहले ही साजिश की परतें खुल गईं। कितना शातिर दिमाग लगाया, कितनी चालें चली, लेकिन आखिर में दोनों के हाथ क्या आया? सिर्फ सलाखों के पीछे की अंधेरी जिंदगी। और उस मासूम बच्ची का क्या, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह सौरभ और मुस्कान की बेटी थी। उसकी माँ ने ही उससे उसके पिता का साया छीन लिया। अब माँ खुद कानून की गुनहगार बनकर 4 दीवारी के पीछे उम्र भर के लिए कैद हो गई और वह मासूम एक झटके में अनाथ हो गई। यही होता है बुरे कर्मों का अंजाम, बुरा काम कभी अच्छा नतीजा नहीं देता। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को एसी जैन सेकंड की कोर्ट में पेश किया। इस दौरान एसी जैन की पूछताछ में दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। साहिल से जब एसी जैन ने नाम पूछा तो उसने कड़क अंदाज में कहा कि साहिल शुक्ला। वहीं जब मुस्कान से उसका जुर्म पूछा तो कहा कि उसने अपने पति की हत्या की है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कोर्ट में भी आरोपियों के तेवर देखकर वहां मौजूद वकीलों में आक्रोश छा गया।
चूंकि आरोपियों की पेशी के दौरान बड़ी संख्या में वकील कोर्ट रूम के अंदर और बाहर मौजूद थे, ऐसे में जैसे ही पुलिस इन दोनों को लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकली, वकीलों ने हमला कर दिया। आलम यह था कि पुलिस से घिरे होने के बावजूद 20 से अधिक वकीलों ने थप्पड़ मारे। उसे थप्पड़ मारने के लिए वकील गाड़ियों के ऊपर तक चढ़ गए। जो वकील थप्पड़ नहीं मार पाया वो अफसोस ही करता रह गया। इस मारपीट में आरोपियों के कपड़े तक फट गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने खुद मोर्चा संभाला और वकीलों को समझाने की कोशिश किया। वह एक तरफ से वकीलों को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ से वकील आरोपी को पीटने लग रहे थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों आरोपियों को वकीलों के चंगुल से छुड़ाया और जल्दी से दौड़ाते हुए हवालात में घुसा दिया और फिर पुलिस वैन में बैठाकर वहां से निकाल दिया। जिस मुस्कान ने प्यार में अंधे होकर अपने ही पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया, आज उसी मुस्कान के अपने घर वाले भी उससे किनारा कर चुके हैं। उसके माता पिता ने दो टूक कह दिया, हमारी बेटी गुनहगार है, उसे फांसी की सजा मिले। वे खुलेआम सौरभ के परिवार के साथ खड़े हैं, न्याय की इस लड़ाई में उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सोचिए, जब अपने ही साथ छोड़ दें, जब कोई कंधा देने को न रहे, जब दुनिया का हर दरवाजा बंद हो जाए तो कैसा लगता होगा। मुस्कान ने सोचा था कि प्यार में सारी हदें पार कर लेगी और नई जिंदगी शुरू करेगी, मगर आज उसी प्यार ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। न प्रेमी साथ है, न परिवार, बस एक अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।